नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल फिजिक्स वाला जो पोर्शन था भौतिक विज्ञान के लिए लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए उसका सिलेबस कंसल्ट किया था हमने। तो आज उसी का जो फर्स्ट यूनिट है जो कि है दृढ़ पिंड गति की, रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो उसी फर्स्ट यूनिट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए साथ में देखते हैं अब आज क्या आपको नया कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा है, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का जो भी पोर्शन है फर्स्ट यूनिट का, वो है हमारे दृढ़ पिंड गति की, दृढ़ पिंड गति की, या इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो इसी पोर्शन को चालू करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें जो फर्स्ट पोर्शन अगर देखें तो ये है रिजिड बॉडी, और इसको भी अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो सेकंड पोर्शन है डायनेमिक्स। तो फर्स्ट पोर्शन हमको दिख रहा है रिजिड बॉडी और सेकंड पोर्शन जो है वो डायनेमिक्स। जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, डायनेमिक वर्ड जो है वो मोशन से इंक्लूड होता है, मोशन या गति के लिए इंक्लूड होता है। तो जब भी डायनेमिक वर्ड आता है मतलब पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की मोशन उसमें इंक्लूड हो गई। अब जब मोशन इंक्लूड होती है इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स भी इस पर ऑब्जेक्ट पर लगेगा। विदाउट फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करता, क्योंकि कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, जड़त्व या इनर्शिया भी हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। जो इनर्शिया रिलेट करती है उसके मास से रिलेट करती है। तो इनर्शिया क्या करती है, या तो उसको ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखती है, अदरवाइज वो मूवेबल है तो उसको मोशन में ही रहने देती है। इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। तो मोशन जब इंक्लूड होती है तो विदाउट फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करता। विदाउट फोर्स जो है या बल जो है कोई भी गति नहीं होती किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम, रिजिड बॉडी ले रहे हैं या रिजिड ऑब्जेक्ट। अब ये रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी क्या होती है, जैसे कि पहले भी आप पढ़ चुके होंगे 11th 12th में। रिजिड ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होती। रिजिड ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, जिनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम रिजिड ऑब्जेक्ट्स या रिजिड बॉडी कहते हैं। तो रिजिड ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच, मतलब जिस भी मटेरियल से वो बने हुए हैं, तो उनके पार्टिकल्स जो होंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। तो जो भी पार्टिकल, अब जिस भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो एक दूसरे के, उनके बीच में जितनी भी डिस्टेंस रहेगी वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। उनका एक कांस्टेंट शेप होता है और साइज होती है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट्स या रिजिड बॉडी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, जिनका शेप चेंज नहीं होता और जिनकी साइज भी वो चेंज नहीं होती है, उन्हें हम रिजिड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अगर वो रिजिड ऑब्जेक्ट्स जो है डायनेमिक्स में है, अगर जिसको हम कह सकते हैं कि मोशन में है या वो गति करते हैं, तो वो कितने टाइप की मोशन कर सकते हैं या कितने टाइप की वो गति करते हैं। तो रिजिड ऑब्जेक्ट्स पता चल गया हमको कि जिनका शेप और साइज कांस्टेंट रहता है, इनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहती है। तो अगर वो मूव करेंगे तब भी उनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो है, उनका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर उनको एक्सटर्नल फोर्स दिया जाए तो वो क्या हो सकता है, डिफॉर्म हो सकते हैं। डिफॉर्म होने का मतलब दो पार्ट में अगर डिवाइड हो सकते हैं। जैसे पत्थर होते हैं तो पत्थर के भी, अगर कोई भी पत्थर जितना भी जो उसका शेप होगा उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जाएंगे तो उसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस, उसका शेप वगैरह कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो वही चीज, ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट्स। अब रिजिड ऑब्जेक्ट्स जब मोशन करते हैं तो कितने टाइप के वो मोशन कर सकते हैं, तो मेनली यहाँ पे अगर देखें तो वो लीनियर मोशंस भी कर सकते हैं और रोटेशनल मोशन भी कर सकते हैं। यही चीज इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, जिसको हम रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कहते हैं। तो रिजिड ऑब्जेक्ट्स जो है वो दो टाइप के मोशन
कर सकते हैं, दो प्रकार की गति कर सकते हैं, एक तो लीनियर मोशन और दूसरी है रोटेशनल मोशन। अगर हम उसके लीनियर मोशन को देखें, दो टाइप की मोशन होती है उसकी। फर्स्ट है लीनियर मोशन, जिसको कहते हैं हम रेखीय गति, और दूसरी जो है वो हम ले सकते हैं रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन भी ले सकते हैं। वैसे अलग अलग टाइप के मोशन कर सकता है ऑब्जेक्ट, वो भी सर्कुलर मोशन भी कर सकता है, रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। लीनियर मोशन हो गई और रोटेशनल मोशन हो गई, और सर्कुलर मोशन भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये तीन टाइप की मोशन जो है ये रिजिड ऑब्जेक्ट्स कर सकता है। फर्स्ट जो है वो लीनियर मोशन है, जिसको हम रेखीय गति भी कहते हैं। सेकंड जो है वो रोटेशनल मोशन, जिसको हिंदी में हम घूर्णन गति भी कहते हैं, घूर्णन गति। और थर्ड जो पोर्शन है वो सर्कुलर मोशन है, जिसको हम वृत्तीय गति कहते हैं, हिंदी में वृत्तीय गति। तो ये तीन टाइप की मोशन ये रिजिड ऑब्जेक्ट कर सकता है। वैसे बहुत सारे अदर टाइप की मोशन भी कर सकता है, लेकिन मेनली अगर हम देखा जाए तो ये वाला पोर्शन जो इसका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वाला जो पोर्शन है, इन तीन मोशन से वो इंक्लूड इसमें सारी मोशन हो सकती है। तो देखो लीनियर मोशन, जैसा कि न्यूटन के लॉज भी आपने पढ़े होंगे, न्यूटन के लॉज में भी वही है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि इनर्शिया है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो उसमें हम लीनियर मोशन उसमें इंक्लूड होती है कि जब कोई फोर्स उस पर अप्लाई किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। और अगर मूवेबल है तो अगर उसको हम फोर्स रोकने के लिए प्रोवाइड करें तब वो रुकता है, अदरवाइज एक कांस्टेंट फोर्स उस पर या कांस्टेंट उसकी मोशन होती रहेगी। किन केसेस में, अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, जिस भी ऑब्जेक्ट पर वो मूव कर रहा है या जिस भी मीडियम में मूव कर रहा है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा। तो लीनियर मोशन जो अगर हम रिजिड ऑब्जेक्ट्स की देखें तो लीनियर मोशन इसमें एक टाइप ले सकते हैं रिजिड ऑब्जेक्ट्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं स्थानांतरण गति, जिसको हम हिंदी में स्थानांतरण गति कह सकते हैं, वो लीनियर मोशन का पार्ट है। अब लीनियर मोशन कब होती है, अभी मैंने बताया जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है। अब ये रिजिड ऑब्जेक्ट जो है ये भी विदाउट फोर्स मूव नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी इनर्शिया है, जड़त्व है। अब ये रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि इसको फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए इसको मूव करने के लिए। जैसे फोर्स देंगे तो अभी रुका हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब जैसे हम फोर्स इसको अप्लाई करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और धीरे धीरे जब मूव करना स्टार्ट होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो इसकी टोटल, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी अगर हम देखें तो वो भी हमेशा कंजर्व रहती है। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी जो मेन लीनियर मोशन के लिए जो मोशन होती है इस रिजिड ऑब्जेक्ट की, जिसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, क्या होती है ट्रांसलेटरी मोशन, वो हम देखते हैं। उसके बाद हम रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन पर भी कंसिडर करेंगे। देखिए, तो ट्रांसलेटरी मोशन मैंने आपको भी बताई। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है वो मैं आपको अच्छे से बताता हूं। ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको हम स्थानांतरण गति हिंदी में कहते हैं। अब इसके लिए मैं कोई भी एक रिजिड ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ये कोई रिजिड ऑब्जेक्ट ले लिया, रिजिड ऑब्जेक्ट जिसको हम दृढ़ पिंड भी कहते हैं, जिसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, शेप चेंज नहीं होगा, ना ही साइज में कुछ चेंज होगा। तो इनका शेप, साइज और जो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस है वो सेम रहती है। तो मैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स कंसीडर कर रहा हूँ, कुछ कण इसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर। सपोज करते हैं कि ये कुछ पार्टिकल्स हमने इसके अंदर जिससे वो मिलकर बना हुआ है, जैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे इसके पार्टिकल जिससे ये मिलकर बना हुआ है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि हम ट्रांसलेटरी मोशन ले रहे हैं, लीनियर मोशन का पार्ट है ये। तो इसमें कि ये पार्टिकल जैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड है
अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कोई फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि जब रुका हुआ है इसका इनर्शिया भी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स या उस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा ताकि ये मूव करे। तो अब जब हम फोर्स इसको अप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। मान लो किसी प्लेन सरफेस पे ये पड़ा तो और हम उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, चलो भी याद नहीं आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, बताता हूँ मैं, अभी आपको आ जाएगा। चलो, फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे लगेगा, जो क्या करता है, इसकी मोशन को अपोज करता है, इसकी गति का विरोध करता है, घर्षण बल बोलते हैं जिसको। तो फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये भी लीनियर मोशन में इंक्लूड होता है। तो जितने भी फोर्स इंक्लूड हो रहे हैं वो सारे फोर्सेस को भी इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में भी इन पर भी क्वेश्चन वो बना सकता है कि भाई जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, क्या करता है, तो इसके हिसाब से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैं फोर्स को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि ओवरऑल जो भी चीज इसमें होती है वो सारी आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स भी दो टाइप के लगते हैं। अगर मान लो इतना हम फोर्स दे रहे हैं लेकिन ये ऑब्जेक्ट फिर भी मूव नहीं कर रहा क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्योंकि जड़त्व पर फ्रिक्शन भी डिपेंड करता है। फ्रिक्शन भी जड़त्व पर डिपेंड करता है, मतलब जितना जड़त्व ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा होगा तो जड़त्व बढ़ेगा। अब जड़त्व ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा हो सकता है। तो फ्रिक्शन भी दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा, हम फोर्स दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब जो फोर्स दे रहे हैं, अब न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फोर्स तो लगेगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट भी हम पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो वो जितना भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। अप्लाइड फोर्स से वो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा है, जो उसकी गति को क्या कर रहा है या उसकी मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब उसको हिलने नहीं दे रहा है। इसका मतलब उसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अब अगर हम फोर्स को इतना बढ़ाए कि वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए, तब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। अब वो डिपेंड करता है, फ्रिक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट हम कैसा ले रहे हैं, स्मूथ ले रहे हैं, रफ सरफेस ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट भी कैसा है, स्मूथ है, रफ है, तो उस पर फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स से, जो भी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, या उन दोनों ऑब्जेक्ट जो सरफेस है, ऑब्जेक्ट ये ले रहे हैं, नीचे जो सरफेस है, इनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला वो फोर्स भी हम कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स ही होता है। तो रिलेटिव मोशन को फोर्स जो अपोज कर रहा है, अगर उससे भी ज्यादा हम अगर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स दे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। अब मैं वेलोसिटी इसलिए कह रहा हूँ, स्पीड नहीं ले रहा है यहाँ पे, वेग ले रहा हूँ, चाल नहीं ले रहा, क्योंकि इसका वेग और चाल दोनों सेम है, क्योंकि एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा। अगर ये स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करता तो हम यहाँ पे स्पीड लेते इसकी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जब अप्लाइड फोर्स, अगर हम अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स तब भी लग रहा है, घर्षण बल तभी भी लगेगा। लेकिन अब जो घर्षण बल लग रहा है वो अप्लाइड फोर्स से कम है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो अब इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जो उसकी गति को अपोज कर रहा है, उस फोर्स को अब हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्योंकि अब ये मूव कर रहा है फ्रिक्शन होते हुए भी, कब करेगा, जब या तो स्मूथ सरफेस हो या फिर हम इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज ये भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब ज्यादा बढ़ता है, जब रफ सरफेस होता है और ऑब्जेक्ट अगर बहुत हैवी हो, तो उसकी मोशन होना इजी नहीं हो, या हो सकता है मोशन हो भी नहीं, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि अप्लाइड फोर्स देने पर भी ऑब्जेक्ट मूव ना करे, तो उसको हम फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक घर्षण बल कहते हैं इसको, जो किसी भी वस्तु की
गति नहीं करने देता वो, या रिलेटिव मोशन बिल्कुल ही बंद हो जाती है। इस फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक घर्षण बल या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो अब भी फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही रहा है, लेकिन अब ये फ्रिक्शन फोर्स एफ एस में लगेगा क्योंकि मोशन इंक्लूड हो गई। तो यहां पे अब जो फोर्स लगेगा उसको हम एफ के से डिनोट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में ही लगता है, उनकी रिलेटिव मोशन को ये भी अपोज करता है, लेकिन ये इतना अपोज नहीं करता है कि वो मोशन को बिल्कुल ही ब्लॉक कर दे। मतलब ये मोशन को अलाउ करेगा, उस ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट पर गति को ये होने देगा, अलाउ करेगा। तो इस टाइप का जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो घर्षण बल होता है, उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे मोशन इसकी हो गई है। अब क्यों कुल मिला के, अब इतना मैंने इसलिए बताया ताकि ओवरऑल आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ताकि ट्रांसलेटरी मोशन एकदम आपकी क्लियर हो जाए कि क्या चीज होती है। तो यहाँ पे जब अप्लाइड फोर्स देंगे तभी ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो काइनेटिक लगेगा। कब? अब हम क्या कर रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स जो है, जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा देना पड़ेगा हमको, तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर इसके इक्वल फोर्स देंगे तो मूव नहीं करेगा, उससे हमको फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा। जिस भी फोर्स है वो अपोज कर रहा है उससे ज्यादा हमको बल इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये मूव करेगा। अब जब ये मूव कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेस होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेट सरफेस ही लिया है, तो ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। तो कुछ फोर्स लगाने पर ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड ले लेता हूं मैं कि कोई भी एक टाइम पीरियड लिया हमने एक, उस टाइम पीरियड में ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया। ओके, तो जब मोशन हो रही है तभी आ रहा है। अब यहां पे हमने फोर्स जब यहां तक आ गया है, तब ये फोर्स हमने हटा दिया था कि ये वापस अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाए, रुक जाए। या फिर आप कंटिन्यू फोर्स दे भी सकते हैं, एक टाइम पीरियड के लिए हम ले रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया है। तो मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है इस लीनियर पाथ पे। तो हम ले लेते हैं कि ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई कुछ एक्स हो गई। तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई, हमने फोर्स इसको कितना दिया था? अप्लाइड फोर्स दिया था, लेकिन यहां पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा था, क्योंकि ये जितना फोर्स दे रहे पूरा इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है इस डिस्प्लेसमेंट को देने के लिए, या इस डिस्प्लेसमेंट को प्रोवाइड करने के लिए पूरा अप्लाइड फोर्स नहीं लग रहा। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको फोर्स दिया है। तो जब फोर्स दे रहे हैं तो ये मूव कर रहा है, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक्स डिस्प्लेसमेंट लेकर ये ऑब्जेक्ट यहां पर आया है। तो यहां पे नेट फोर्स कितना लगा इस ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स हमने इतना दिया था, लेकिन ये फोर्स उस फोर्स को क्या करेगा, थोड़ा कम करेगा। नेट फोर्स जो इस पर लगेगा, परिणामी बल जो इस पर लगेगा, नेट फोर्स, वो अब लगेगा एफ अप्लाइड, जितना हमने इसको दिया था और जितना वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये नेट फोर्स लगेगा, इसी नेट फोर्स की वजह से ये इतना विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट इसको प्रोवाइड या गेन होगी। ठीक है सर, तो ये तो हो गया हमारे नेट फोर्स, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो इतने टाइम पीरियड के लिए इतना इतना डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्स बाय टी से हम डिनोट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस वेलोसिटी से मूव किया। ओके, अब ये नेट फोर्स है। अब यहाँ पे हम जब फोर्स दे रहे हैं तो कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। अब कार्य क्या होता है, कार्य हमने किया है किसके रूप में, बल के रूप में, जो हमने फोर्स अप्लाइड दिया है। तो नेट फोर्स इस पर इतना लग रहा है, तो उस पर कितना टोटल वर्कडन हुआ इस डिस्प्लेसमेंट को देने के लिए। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी यहाँ पे वर्कडन हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा, अगर हम कार्य निकाले तो वर्कडन हो जाएगा एफ नेट इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हम कार्य भी निकाल सकते हैं और इससे हम नेट फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो देखो, इस पर बेस्ड ट्रांसलेटरी मोशन में भी ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसलेटरी मोशन करवाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को कितना हमने एनर्जी दी या कितना वर्क डन उस पर किया गया है।
या फिर नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर कितना लग रहा है जब हमने उसको मूव करवाया पर्टिकुलर कुछ वेलोसिटी से या कुछ डिस्प्लेसमेंट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे हम नेट फोर्स भी निकाल सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि अप्लाइड फोर्स को ही ले लेते हैं कि यही फोर्स इस पर लगा है, लेकिन एक्चुअल में नेट फोर्स जो जितना डिस्प्लेसमेंट ये एक्स किया है वो किस फोर्स की वजह से हुआ है, इस नेट फोर्स की वजह से मिला है। ठीक है, तो ये तो था नेट फोर्स और कितना उस पर वर्क डन किया। अब मैं बताता हूं, देखो मोशन हो रही है, लेकिन इसी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी या स्थानांतरण मोशन किसको बोलते हैं, स्थानांतरण गति। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि ये सारा पोर्शन भी, इस पर भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं, तो मैं पूरी चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होगा, जैसे ये डिस्प्लेस हुआ है एक्स डिस्टेंस से, इसको थोड़ा एक कैचअप करके रखना। एक्स डिस्टेंस जो हमने डिस्प्लेसमेंट ली, तो इसका हर एक पार्टिकल जो है, अब देखो ये वाला पार्टिकल यहां था तो ये कहां पर होगा, यहां पर। ये वाला पार्टिकल अगर देखे तो यहां पर था, तो ये कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब ये वाला पार्टिकल देखे तो ये यहां पर आएगा, और ये वाला पार्टिकल देखे तो ये वाली इसकी पोजीशन होगी, और इस वाले पार्टिकल को अगर देखे तो इसकी पोजीशन ये होगी। अब इससे आपको ट्रांसलेटरी मोशन एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो जितना भी फोर्स देने पर जितना भी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ था, उस पूरे ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट था, जो मेन पोजीशन हमने कंसीडर की थी, जो ली थी कि यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन ये है और यहाँ पर ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो जितना डिस्प्लेस हुआ वो लिया हमने एक्स। अब इसके हर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, उसी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी जितना उसको पूरा ऑब्जेक्ट की हमने डिस्प्लेसमेंट दी है उस नेट फोर्स के कारण। ठीक है ना। तो इस टाइप की जो मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या इस टाइप की जो गति होती है, उसको हम स्थानांतरण गति कहते हैं। तो स्थानांतरण गति में क्या होता है कि जितना भी बल लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, अगर वो मूव कर रहा है कि स्ट्रेट पाथ में और अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसी को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन में पोजीशन को चेंज तो कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन उसका हर एक पार्टिकल क्या करेगा, उसी डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस होगा जितने डिस्प्लेसमेंट से वो अपनी मेन पोजीशन में उसने उस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया। तो कहने का मतलब क्या मिलेगा कि हर एक पार्टिकल जो है उस रिजिड ऑब्जेक्ट का, कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रिजिड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होती, शेप चेंज नहीं होता, साइज भी चेंज नहीं होती। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, देखो ये वाला पोर्शन है तो इधर भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, साइज चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, जो भी वॉल्यूम रहेगा इसकी डेंसिटी भी सेम रहेगी, मतलब ये सारी चीजें इसकी कांस्टेंट रहती है। उसी ऑब्जेक्ट को हम रिजिड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसको देखो मेन पोजीशन से इस ऑब्जेक्ट को टोटल जितना भी उस फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट मिला था, वो सेम डिस्प्लेसमेंट हर एक पार्टिकल को भी मिलेगी। ठीक है ना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है, तो जितना भी वो अपनी पोजीशन में चेंज किया है, जितना भी डिस्प्लेस हुआ है, तो उसका हर एक पार्टिकल भी सेम डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस होगा, मतलब हर एक पार्टिकल को सेम डिस्प्लेसमेंट उसको मिलेगी। तो ऐसी इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। अब इसमें एक चीज और देखने को मिलेगी, देखो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या हो रहा है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का हर एक जो भी पार्टिकल है, और उसके आगे अगर अगर जस्ट इसके आगे वाला अगर कोई पार्टिकल होगा, तो वो उसकी पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। मतलब उसके एक अगर स्ट्रेट पाथ में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जितने भी कण होंगे एक सीधी रेखा में, तो वो हर एक पिछला वाला कण जो है अपने आगे वाले कण का क्या करेगा, पथ की पथ की परिपालना करेगा या पालना करेगा, या अपने पाथ उसी पाथ को, मतलब हर एक आगे वाला पार्टिकल जो उसका अहेड पार्टिकल जो है उसी को पाथ को वो क्या करेगा, रिट्रेस करता है। तो ये भी एक चीज पॉइंट इसमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या हो गई, ट्रांसलेटरी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की या रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए कह सकते हैं, तो किसी, क्योंकि हमको रिजिड ऑब्जेक्ट ही देखना है इसमें, तो किसी रिजिड ऑब्जेक्ट की इस टाइप की मोशन जिसमें अगर फोर्स अप्लाई करने पर कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर डिस्प्लेस हो रहा, तो उसके हर एक पार्टिकल को वही डिस्प्लेसमेंट मिलेगी जिस डिस्प्लेसमेंट से हमने उस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं या स्थानांतरण गति कहते हैं। तो देखो इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो ट्रांसलेटरी मोशन की क्या परिभाषा होगी, सच टाइप ऑफ
motion of any rigid object, such type of motion of any rigid object in which every particle of rigid object in which every particle of rigid object have same displacement to the overall displacement of the particle. Overall displacement of the particle is known as translatory motion. Is known as translatory motion. तो ये डेफिनेशन होती है ट्रांसलेटरी मोशन। ये मैंने वही लिखा है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन इधर किया है। देखो, सच टाइप ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन एनी रिजिड ऑब्जेक्ट इन विच, ऐसा मोशन किसी भी रिजिड ऑब्जेक्ट की जिसमें एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट, इसका हर एक पार्टिकल जो एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, उन हर एक पार्टिकल की सेम डिस्प्लेसमेंट होगी जो उस पार्टिकल की ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट होगी पूरे उस ऑब्जेक्ट की उसी के इक्वल होगी या इक्विवेलेंट होगी। इस टाइप की मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट की ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन आप ले सकते हो। अब देखो, अगर अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन पे, मैं अगर करूंगा अच्छे से, तभी आप उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी है वो कर पाओगे। तो इससे देखो, ट्रांसलेटरी मोशन आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है। अब इसमें मैंने देखो न्यूटन वाले लॉ ये भी बताया था, क्योंकि इन पर भी बेस्ड कई बार क्वेश्चन बनाते हैं और होता है वो लेते ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ही, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस भी वो इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है ना। तो उस हिसाब से कुछ भी ऐसा छोड़ेंगे नहीं हम, ताकि कोई क्वेश्चन बाहर से आए, ऐसा लगे कि बाहर से आए, कभी सिलेबस से नहीं है, लेकिन ये भी एक इंक्लूड हम कर देते हैं। क्योंकि डायनेमिक्स आई है तो डायनेमिक्स तो है, अगर मोशन हो रही है मतलब न्यूटन के लॉ तो उसमें लगेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये फोर्स वाले भी चीज़ें इंक्लूड की है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी मैं हिंदी में भी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, क्योंकि सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के नहीं होंगे, कुछ हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो मैं वो वाले भी हिंदी मीडियम में भी इनकी डेफिनेशन बता देता हूँ। कल मैं स्लाइड ही रखूँगा ताकि आपको भी सहूलियत रहे और मुझे भी, ताकि जो भी है उसके, नहीं तो फिर इससे क्या थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है और फिर ज़्यादा लंबी भी क्लास हो जाती है। तो स्लाइड्स भी कल से आपको प्रोवाइड मिलेगी ताकि मेरे लिए भी सहूलियत होगी और आपके लिए भी। तो देखिए, हिंदी मीडियम में इसकी अगर देखें तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी। देखो, हिंदी में इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। हिंदी में इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, सॉरी, स्थानांतरण गति। तो देखो, स्थानांतरण गति क्या होगी। स्थानांतरण गति किसी दृढ़ पिंड की वह गति, किसी दृढ़ पिंड की जिसमें उसके प्रत्येक कण को, उसके प्रत्येक कण को वही विस्थापन प्राप्त होता है, प्रत्येक कण को वही विस्थापन प्राप्त होता है जिस विस्थापन से
जिस विस्थापन से वह दृढ़पिंड विस्थापित हुआ है स्थानांतरण गति कहलाती है। अब यहाँ पे जैसे ये विषय विस्थापन से या फिर ये भी शॉर्ट में भी आप समझ सकते हो इसको, स्थानांतरण गति वो गति है जिसमें किसी दृढ़ पिंड के हर एक कण को समान विस्थापन प्राप्त होता है। ये भी आप ले सकते हैं जब वो स्ट्रेट पाथ में या एक सरल रेखा में गति करता है। तो इस प्रकार की गति को हम स्थानांतरण गति कहते हैं। ओके तो ये वाला तो हमने उसका लीनियर मोशन में जो भी इस दृढ़ पिंड के लिए गति होती है जिसको हम स्थानांतरण गति कहते हैं वो हमने इंक्लूड की और इसको हमने अच्छे से देख लिया है क्या है, तो आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो सेकंड वाला पोर्शन था जो हमने ली थी रोटेशनल मोशन और एक सर्कुलर मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है और सर्कुलर मोशन भी है, जिसको हम हिंदी में रोटेशनल मोशन को बोलते हैं घूर्णन गति और इंग्लिश में सर्कुलर मोशन को बोलते हैं हम वृत्तीय गति। तो देखो इनको मैं दोनों को एक साथ ही बता देता हूँ और एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए कि सर्कुलर या रोटेशनल मोशन क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। कई बार मैं स्टूडेंट्स हमको जो पूछते हैं तो ऐसे भी देखने को मिलती है कि स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर्कुलर मोशन को ही रोटेशनल मोशन बता देते हैं, तो उनको कुछ उसके बीच का जो डिफरेंस है वो पता नहीं रहता है। तो मैं वो थोड़ा डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ है इनमें, डिफरेंस क्या है, तो वही चीज़ लेते हैं। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, यही ले लेते हैं सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन को, दोनों को एक साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सर्कुलर मोशन क्या होती है और रोटेशनल मोशन में क्या फर्क है। सर्कुलर मोशन जिसको हम वृत्तीय गति कहते हैं, जिसका सर्कुलर पाथ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो मोशन कर रहा है और उसका सर्कुलर पाथ होता है, तो सर्कुलर पाथ दोनों में होता है, रोटेशनल मोशन में भी सर्कुलर पाथ ही होता है, वृत्तीय पथ ही होता है, लेकिन फर्क क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सर्कुलर मोशन जिसको हम वृत्तीय गति कहते हैं और इधर ले लेता हूं मैं रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं। मेनली जो पार्ट है अब इन्हीं मोशंस के ऊपर इनमें क्वेश्चंस बनेंगे, मोस्टली जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके रोटेशनल मोशन पे बनेंगे। तो मैं लीनियर मोशन जो हमने स्थानांतरण गति की है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन जो है इनको मैं साथ में ही लेते चलूंगा ताकि आपको डिफरेंस भी पता चल जाए और आप उन दोनों में रिलेशंस भी पता कर सको कि क्या रिलेशन है। तो इस रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए जो डायनेमिक्स है वो चाहे सर्कुलर मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो या फिर लीनियर मोशन हो, तीनों में हमें रिलेशन भी आपको साथ में बताता जाऊंगा ताकि आप पता कर सको कि सर्कुलर मोशन होती है या रोटेशनल मोशन होती है तब क्या होता है, उनमें क्या रिलेशन होता है, उसको लीनियर मोशन के साथ हम कैसे रिलेशन ले सकते हैं, क्या संबंध ले सकते हैं, तो वो भी चीज मैं आपको बताऊं। तो देखो सर्कुलर मोशन क्या होती है, रोटेशनल मोशन क्या होती है, उस पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप सबको पता ही है कि सन के अराउंड जो है अर्थ क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है, मतलब घूमती है, और अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लो ये ले लिया हमने सन, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ, शेप में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये हमने ले लिया सन, सूर्य, ये सन है, और सन के अराउंड जो है अर्थ जो है या पृथ्वी जो है या जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह है वो क्या करते हैं, घूमते हैं सारे सन के अराउंड। लेकिन वो कैसे घूमते हैं सन के अराउंड, एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं जिसको हम अंडाकार भी कह सकते हैं या ओवल शेप में। तो ये इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, सन मूव करता है, और सन कहाँ पे होना चाहिए, किसी एक फोकस पॉइंट पे। तो इस इलिप्टिकल पाथ के दो फोकस पॉइंट होते हैं, ये होता है F1 और ये F2। अब ये फोकस पॉइंट क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि शायद आपने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन अच्छे से फोकस पॉइंट कैसे, मतलब क्यों होते हैं फोकस पॉइंट, क्योंकि इसका सर्कुलर पाथ तो होता नहीं है और कैसा होता है,
ओवल शेप होता है। तो अगर हम इधर की कर्वेचर अगर देखें और इसको अगर हम एक सर्कल बनाने की कोशिश करें, सॉरी, ये इधर की अगर हम कर्वेचर देखें इस साइड की, तो यहाँ पे एक हमको सर्कल मिलेगा और यहाँ से भी एक अगर हम करें तो यहाँ पे भी एक सर्कल हमको मिलता है। तो इन दोनों सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है वो इसके ओवल शेप के फोकस पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये फोकस पॉइंट इसीलिए लेते हैं, जिसको इंग्लिश में फोकस पॉइंट्स की जगह पे फोकाई भी यूज करते हैं। तो सन कहाँ पर होता है? जब अर्थ मूव करती है तो इसके किसी एक फोकस पॉइंट पे, या तो इधर या फिर इधर। और अर्थ जो मूव करती है सन के अराउंड जब भी मूव करती है, तो इसी की वजह से, इस सर्कुलर पाथ की वजह से ही हमको अलग अलग वेदर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग मौसम जो चेंज होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। तो सन जो है किसी एक फोकस पॉइंट पे होता है। अब मैं देखो ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन एक साथ बता सकूं। तो देखिए, अब सर्कुलर मोशन में क्या है, ये जैसे हमने सन ले लिया, अब मैं अर्थ ले लेता हूँ क्योंकि अर्थ अपने थोड़ी ब्लू होती है तो मैं स्काई कलर थोड़ा ले लेता हूँ। ये हमारी हो गई अर्थ हो गई। ठीक है, अब थोड़ा छोटा बना देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सन के बराबर आपने अर्थ ले ली, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ इसलिए। तो ये हो गया हमारा सन हो गया, और ये हो गई अर्थ, पृथ्वी जो है ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ क्या करती है, ये इस सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में इधर मूव करती है, घूमती है। ठीक है, और अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस के अलोंग भी, अपनी ही एक्सिस के अलोंग रोटेशन भी करती है। तो अपनी ही अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी जितना भी घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, तो वो होती है रोटेशनल मोशन। इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस के अलावा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस, अब अपनी की एक्सिस के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपको। जैसे ये बोतल है, अब इसको अगर यहां से अगर मैं देखूं एक बीच में इसके सेंटर पॉइंट से अगर मैं कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट डालूं जो इसके आर पार हो जाए नीचे से, तो अगर और फिर इसको पकड़ के रख के उसको फिक्स पॉइंट लूं, और इसको अगर मैं उसके फिक्स पॉइंट को पकड़ के और ऐसे ऐसे अगर मैं इसको घुमा रहा हूं, तो अपनी ही एक्सिस पर इसकी ये भी जो मोशन हो रही है तो सर्कुलर मोशन, इसके भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन इसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति क्या होती है? रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति उस गति को बोलते हैं किसी भी वस्तु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी ही अक्ष के सापेक्ष वृत्ताकार गति करता है, मतलब अपनी ही एक्सिस के अलोंग वो मोशन करता है, सर्कुलर मोशन। ओके, और सिर्फ सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे या वृत्तीय गति किसको बोलेंगे? जिसमें अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रही है। अब देखो, अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है तो अपनी एक्सिस पे तो ये कर रही नहीं, या किसी ना किसी दूसरी एक्सिस के अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है किसी दूसरी एक्सिस के अलोंग, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो यही फर्क है इन दोनों में। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट लिया और इस एक्सिस के अलोंग अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वृत्ताकार पथ में अगर वो गति कर रहा है, तो इस मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसीलिए मैं आपको ये एग्जांपल दिया है कि अर्थ सन के अराउंड जो मूव करती है वो सर्कुलर मोशन होती है। और अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी अगर अपनी ही एक्सिस पर घूर्णन करती है जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, और सर्कुलर मोशन की वजह से वृत्तीय गति के कारण हमको अलग अलग वेदर्स जो है, अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं। तो पृथ्वी जब अपनी ही एक्सिस के अलोंग जो मोशन करती है वृत्ताकार पथ में, उसको हम क्या बोलेंगे? घूर्णन गति बोलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि घूर्णन गति में सर्कुलर मोशन इंक्लूड नहीं है। अगर हम अर्थ का कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करें तो रोटेट तो ये भी, अर्थ तो रोटेट कर ही रही है, तो ये वाला सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट भी क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम रोटेशनल मोशन उसको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल जो है अपनी एक्सिस पर मूव नहीं कर रहा है। क्योंकि पूरा अर्थ अगर लेते तो वो अर्थ अपनी एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो हर एक पार्टिकल भी उसका क्या करेगा? एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, तो इस टाइप की मोशन जो होती है, तो सर्कुलर मोशन में क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी एक्सिस के अलोंग वो सर्कुलर पाथ में
मूव करता है या एक वृत्तीय पथ में गति करता है। और घूर्णन गति में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अपनी ही एक्सिस के अलोंग सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो ये दोनों में फर्क है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन तो आपको इसे पता चली गई। अब रोटेशनल मोशन भी आपको अर्थ जो अपनी एक्सिस पे कर रही है। तो देखो इस पे क्या है, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी दूसरी एक्सिस के अलोंग सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और अगर रोटेशनल मोशन किसको बोलेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी ही एक्सिस के अलोंग सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे। तो ये फर्क है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। मैंने इसीलिए ये वाला, क्योंकि ये चीज सबको फेमिलियर रहती है, सबको पता है कि सन के अराउंड पृथ्वी जो है या अर्थ जो है वो मूव करती है, और अर्थ अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है, ये भी मोस्टली आपको सबको पता ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया ताकि इन दोनों में जो भी रिलेशन है या जो फर्क है वो पता चल जाए। अब देखो सर्कुलर मोशन कब कहते हैं हम, जब किसी दूसरी एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु जो है दूसरी अक्ष के सापेक्ष अगर वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसको तो हम वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन करते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, दोनों देखो दोनों में सर्कुलर मोशन हो रही है क्योंकि इसके भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे जब रोटेशन भी कर रहा है, लेकिन घूर्णन गति किसको बोलेंगे कि वो पूरा ऑब्जेक्ट जो है किसी अपनी ही एक्सिस के अलोंग सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि दोनों ही, अगर हम गति में या दोनों ही मोशन में देखें तो सर्कुलर पाथ दोनों में ही कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ये फर्क है सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में। अब देखो इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करते हैं। सर्कुलर मोशन तो चलो आप आपने पता चली गई। अब रोटेशनल मोशन अगर लेते हैं, हाँ एक चीज मैं और चीज बता देता आपको, क्योंकि सर्कुलर मोशन आई है रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए, तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन कई बार बनता है। कैसे क्या बनता है, तो देखो अब मैं सर्कुलर मोशन पे कंसिडर करूंगा थोड़ा सा। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, सॉरी दे देखिए, अब सर्कुलर मोशन पे मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो सर्कुलर मोशन क्या होती है, अभी मैंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरी एक्सिस के अलोंग सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये सर्कुलर मोशन किसी दूसरी एक्सिस के अलोंग अगर कर रहा है, इसके साथ वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, अब बिना किसी फोर्स के तो वो मूव करेगा नहीं। ये तो न्यूटन ने बताया था कि जब फोर्स अप्लाई होता है तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। अब ये इसके साथ अगर फिक्स्ड है तो सर्कुलर पाथ में जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है जो उसके एक्सिस की तरफ लगता है, जिसको हम बोलते हैं, या उसके सेंटर की तरफ, उस पाथ के सेंटर की तरफ लगता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियस की जो ऑर्बिट होती है उसमें वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वो रिवोल्यूशन कर रहा है। रिवोल्यूशन कर रहा है इसका मतलब उसी एक पथ में वो घूमते जा रहा है, लेकिन उसकी एक्सिस कौन सी होगी, उसको फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, न्यूक्लियस उसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर बाइंड रहते हैं, और उसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, न्यूट्रॉन को तो चलो चार्ज नहीं होता, उसी प्रोटॉन की वजह से उस इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो उसको अट्रैक्ट करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की नेचर होती है बाहर निकलने की, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो प्रोटॉन जो उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। अब इतना भी आकर्षण बल उस पर नहीं लगा पाते क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो वीक होता है, तो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स उतना ज्यादा भी नहीं लगता, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज कम होती है, तो वो विद इन द न्यूक्लियस ही लगता है। न्यूक्लियस के बाहर वो फोर्स वीक हो जाता है, तो फोर्स तो लगा रहा है कि भाई इतना भी स्ट्रांग नहीं लगा रहा है कि उसको न्यूक्लियस के अंदर वो खींच के अपने पास ले आए। तो उस पर क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो उसको सेंटर की तरफ ही रखने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की नेचर होती है बाहर भागने की, तो वो उसको फिर क्या कर सकता है, सिर्फ उसके अराउंड रिवॉल्व ही कर सकता है। तो वो भी सर्कुलर मोशन ही है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन है, जो ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है किसी भी न्यूक्लियस की ऑर्बिट में, न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन है।
तो यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर भी लग सकता है अगर यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो इसको खींच रहा हो वैसे, या फिर अगर सर्कुलर मोशन, हमने एक कोई भी छड़ ले ली और उस छड़ पर एक धागा बांध लिया और धागे से किसी ऑब्जेक्ट को हमने बांधा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस छड़ को ऐसे थोड़ा सा हिला रहे ताकि वो ऑब्जेक्ट क्या करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो ये भी इसकी सर्कुलर मोशन ही है। तो ये क्योंकि ये सर्कुलर मोशन उस ऑब्जेक्ट से बाहर किसी एक्सिस के अलाउंग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति कहते हैं। बस यही फर्क है घूर्णन गति में और सर्कुलर मोशन में। तो ये एक चीज भी मैं बताना चाहता था ताकि इसीलिए मैंने वो इलेक्ट्रॉन का आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो ये थी सर्कुलर मोशन। अब वही अगर हम रोटेशनल मोशन की तरफ जाए तो रोटेशनल मोशन मैंने अभी आपको बताया, रोटेशनल मोशन जो है वो मोशन होती है जिसमें पार्टिकल अपनी ही या कोई ऑब्जेक्ट जो है, रिजिड ऑब्जेक्ट के लिए ऊपर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो रिजिड ऑब्जेक्ट जो है अपनी ही एक्सिस के अलोंग अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब कैसे, जो भी मैंने अर्थ का एक एग्जांपल बता ही दिया था। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी इस एक्सिस के अलोंग ही क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसका हर एक पार्टिकल भी क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ कंस्ट्रक्ट करेगा। अब वो जितनी भी उस एक्सिस से डिस्टेंस पर है उसी रेडियस का पाथ वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो है उसमें कितने टाइप की मोशन हो सकती है, अब ऐसा नहीं है सिर्फ मोशन ही पढ़ेंगे, इससे क्या क्या और पॉसिबिलिटीज होती है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये रोटेशनल मोशन होती है। तो रोटेशनल मोशन में देखो क्या मेन चीज बताई मैंने आपको कि रोटेशनल मोशन के लिए क्या चीज होनी चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेशनल मोशन कब करेगा, अगर वो अपने ही एक्सिस के अलोंग सर्कुलर पाथ में या उसके पार्टिकल्स जो है वो सर्कुलर एक पाथ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इस टाइप की मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो देखो अब लीनियर मोशन भी ली हमने और रोटेशनल मोशन भी ली। कोई ऑब्जेक्ट जब लीनियर मोशन करता है तो भी मैंने आपको बताया उस पर नेट फोर्स लगता है, बिना फोर्स के वो मूव नहीं करता है ना। तो वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन करेगा तो वो भी बिना फोर्स के रोटेशनल मोशन नहीं हो सकती। तो जब लीनियर मोशन में लेते हैं हम फोर्स, लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए वही क्या इंक्लूड हो जाता है इसमें, फोर्स जो है कौन सा लगेगा, लीनियर मोशन के लिए या रेखीय गति के लिए हम लीनियर फोर्स यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना है या सर्कुलर पाथ में अगर मूव करवाना है किसी ऑब्जेक्ट को, रोटेशनल के लिए या सर्कुलर मोशन के लिए, रोटेशनल या सर्कुलर मोशन के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है जो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है या करवाना है उसको, तो उसके लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है या जो बल हमको चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, जिसको हम बल आघूर्ण कहते हैं हिंदी में। तो यही आपके इस रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में पहला ही पॉइंट जो है, अगर इस यूनिट का पहला पॉइंट देखें तो यही था हमारे बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण जो है वो किसके लिए जरूरी होता है, देखो ये सीधी सी चीज है, न्यूटन ने भी ये चीज बताई थी या हमको पता भी है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है तभी वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, अदरवाइज मूव नहीं करता। तो हमने उसके लिए लीनियर मोशन भी ले ली जिसको हमने ट्रांसलेटरी मोशन लिया था, वहां पे हमने फोर्स अप्लाई किया था। जब फोर्स अप्लाई किया था तो वो ऑब्जेक्ट मूव किया था। तो उसमें मैंने फिर आपको स्टैटिक फोर्स वगैरह वो भी सॉरी फ्रिक्शन फोर्स वगैरह वो भी बताए, दो टाइप के, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये वाला फ्रिक्शन वाला पोर्शन आपके है नहीं इसलिए मैं आपको अच्छे से पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने बता दिया ताकि वो नेट फोर्स कितना लग रहा है वो आपको पता चल जाए। तो जैसे ही लीनियर मोशन के लिए फोर्स चाहिए होता है उसको मूव करने के लिए स्ट्रेट पाथ में या लीनियर पाथ में, वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल या सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए भी हमको फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट मूव करता नहीं। तो रोटेशनल मोशन के लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क या बल आघूर्ण या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्या होता है वो, टॉर्क होता है या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। अब देखो आघूर्ण वर्ड आ रहा है मतलब घूर्णन से रिलेटेड,
तो टॉर्क होता है वो फोर्स जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल या सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, टॉर्क जिसको बल आघूर्ण कहते हैं या फिर इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, जिसको बल आघूर्ण हिंदी में कहते हैं। तो इसके इंग्लिश में वैसे दो वर्ड आते हैं, टॉर्क भी लेते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स भी लेते हैं। अब देखो यहाँ पे भी देखो सिंपल फोर्स नहीं है, मोमेंट ऑफ फोर्स है। अब लीनियर मोशन जब मिलती है तो वहां पे हमको मोमेंटम मिलता है, जिसको हम संवेग कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेग। अब यहां पे देखो क्या वर्ड देखने को मिल रहा है हमको, मोमेंट देखने को मिल रहा है। अब ये मूवमेंट नहीं है, ओनली मोमेंट है। अब मोमेंट क्या होता है, यहां पे देखो फोर्स लगने पर वो क्या करेगा, मूव तो करेगा, डिस्प्लेस वो भी होगा, लेकिन लीनियर पाथ में डिस्प्लेस नहीं होगा, मतलब रेखीय पथ में वो विस्थापित नहीं होके एक वृत्ताकार पाथ में वो क्या करता है, विस्थापित होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहां पे वर्ड आ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सापेक्ष अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है या अपनी ही एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मान लो ये इस एक्सिस के अलोंग रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, इसका भी कुछ मास होगा, है ना, और ये इससे जितनी भी दूरी पर रहेगा सर्कुलर मोशन करते वक्त हर एक पर्टिकुलर टाइम में हर एक पोजीशन पे इस सर्कुलर पाथ में ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, है ना। तो इस पर अब ये मोशन कब कर रहा है, यहाँ रुका हुआ है तो रुका हुआ, जब तक मैं इसको हाथ से फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। तो मैं फोर्स तो दे रहा हूं, लेकिन अब फोर्स एक ही लीनियर पथ में ना मिलके इसको लीनियर पाथ में नहीं मिल रहा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन पर्टिकुलरली चेंज करनी पड़ेगी, तभी ये इसके अलाउंग क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसका मोमेंट कितना होगा, इसका जो मास है, इसका जो मास है और इससे इसकी कितनी पर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दोनों को अगर प्रोडक्ट करें तो हमको मोमेंट ऑफ मास मिलेगा, मतलब जितना भी वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये चीज आती है। तो ये मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। आज तो ये रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन आपको पता चल गई, ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, क्या ये इस वर्ड का मतलब है मोमेंट, ये भी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है, इसको हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। तो ये बल आघूर्ण क्या होता है, अब देखो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें हम और भी अच्छे से आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको मैंने रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में दृढ़ पिंड गतिकी में, तो दृढ़ पिंड जो होता है क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, और वो कितने टाइप की मोशन कर सकता है। अगर लीनियर मोशन है तो वो कैसे लीनियर मोशन करेगा दृढ़ पिंड, तो उसके लिए हमने ट्रांसलेटरी मोशन ले ली। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है या घूर्णन गति कर रहा है तो वो चीज भी हमने ली। अब देखो मैंने सर्कुलर और घूर्णन ये वाली चीज भी क्यों बताई कि तुम्हारे आपके जो सिलेबस का जो फर्स्ट पॉइंट है इस यूनिट में वो है बल आघूर्ण। ठीक है, अब तो बल आघूर्ण पर ही उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो भी इसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन बल आघूर्ण क्या होता है मैं सिर्फ बल आघूर्ण नहीं बताऊंगा आपको। लीनियर मोशन के बाद अगर हम देखें तो रोटेशनल मोशन, आपको अगर क्वेश्चन जो इस पर बनेगा वो रोटेशनल मोशन पर ही बनेगा मोस्टली, लेकिन हो सकता है लीनियर मोशन पे भी बन जाए, इसीलिए मैंने आपको लीनियर मोशन में भी कुछ चीजें बताऊंगा। और मोस्टली जो अपना जो फोकस रहेगा वो इस रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन पर रहेगा। तो क्या होता है बल आघूर्ण वगैरह वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज हमने सर्कुलर मोशन ले ली, रोटेशनल मोशन ले ली, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन या कितने टाइप की वो मोशन कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको आज एक्सप्लेन की है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की क्लास में और भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मोमेंट ऑफ फोर्स वगैरह क्या होता है। तो आज के लिए मुझे आगे दीजिए, धन्यवाद।